Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks log marginal losses amid mixed global cues. The Sensex closes below 52,500 mark. Nifty finishes below 15,700 level. And Brent crude prices rise to trade above $74 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच मामूली घाटे के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 52,500 और निफ्टी 15,700 के नीचे आकर हुए बंद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $74 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार भी आज मामूली घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में लिवाली भी की गई। सेंसेक्स 52,500 के नीचे आकर बंद हुआ। निफ्टी भी 15,700 से नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.35% यानी 183 अंक घटकर 52,386 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.24% यानी 38 अंक घटकर 15,690 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें तो वहां पर लिवाली की गई है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.61% बढ़त में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.39% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today logged modest losses. Both stocks fell around 0.3% amid mixed global cues. Sensex declined below the 52,500 mark, while the Nifty ended below 15,700 level. BSE Sensex fell 183 points, 0.35% to trade at 52,386. NSE Nifty also slipped 38 points, 0.24% to trade at 15,690. However, in the broader market at the BSE, the mid-cap gained 0.61% and the small-cap index added 0.39%. In the Sensex pack, shares of 10 companies climbed while 20 fell. Tata Steel was the top gainer as it surged 4.2%, followed by Bajaj Financial Services, which gained 3.6%. Bharti Airtel rose 2.1%. On the other hand, Bajaj Auto plunged 2% and DCS declined 1.5%. HDFC fell 1.1%. Axis Bank ended 1% down and Reliance slipped 0.9%. In sectoral indices, the shares of 11 out of 19 sectors climbed. Realty sector was the top gainer as it rose 2.4%, followed by metal stocks, which added 2.1%. Telecom sector jumped 1.7%. The basic materials sector added 1.2%. On the other side, energy fell 0.7% and BankX slipped 0.6%. Oil and gas sector stocks ended 0.5% down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,898 companies gained, while 1,294 fell. Shares of 161 companies remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे मजबूत हुआ, $74.64 के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.13% घटकर 92.3 पर आ गया। पुनीत, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बेशक सेंसेक्स और निफ्टी घाटे के साथ बंद हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो टोन है वह बाजार का कैसा रहा, किस तरह आंक रहे आप?
तो मनोज जी, जैसे आपने कहा कि आज सेंसेक्स और निफ्टी में कोई मामूली गिरावट 0.2% के आसपास की हमने गिरावट देखी, और यदि पूरे सप्ताह पर अगर नजर डालें हम, तो पूरे सप्ताह में भी करीब 0.2-0.3% यानी मामूली सी गिरावट थी जो सेंसेक्स और निफ्टी है, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं। लेकिन जो विस्तारित बाजार है, जो मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, वहां पर हमने इस सप्ताह भी बढ़ोतरी देखी और शेयर्स में काफी मजबूती रही। और इस सप्ताह के शुरुआती दौर में कुछ, और ये सेकंड वीक है इन अ रो, पिछले सप्ताह भी हमने मामूली गिरावट देखी थी, इस सप्ताह भी हमने हेडलाइन इंडेक्सेस में थोड़ी सी गिरावट देखी है। तो यानी जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पर हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, वहां ट्रेड जो है वो स्लो है। लेकिन जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैं, यानी जो ज्यादा छोटी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी एक्टिविटी है, वहां पर शेयर्स में बढ़त भी आ रही है, और वहां पर लगातार जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग चल रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है, ये ट्रेंड हम विश्व के दूसरे शेयर बाजारों में भी देख रहे हैं। अमेरिका में जैसे हम डाउ जोन्स की बात करते हैं और नैस्डैक की बात करते हैं, वहां पर जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसको रसल 2000 कहते हैं, तो रसल 2000 वहां पर वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व में दौर है जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा एक्टिविटी देख रहे हैं। और मुझे लगता है इसका कारण यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो शेयर बाजार में उसकी भागीदारी काफी बढ़ गई है और वो बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी ये मार्केट में काफी एक्टिविटी रहेगी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में और स्ट्रेंथ आ सकती है। Puneet, as we discussed even on Money Matters, that the volatility index has picked up. So what kind of uncertainty are we seeing in the market right now? You're talking about the small investor participating right now online especially. And more importantly, why is it that Realty index went up by as much as 2%? What is the price-sensitive information backing this rise in the stock market? So first, let me touch upon this realty sector stocks today. In fact, they have risen by almost 6% during this week. So what is happening is, as the economies worldwide reopen, we are seeing this reflation trade. Sectors which have been beaten down to some extent, and we are seeing large consumer spending in those areas. And surprisingly, real estate has been one of the areas where investors have poured a lot of money. And again, I would say this is just not in India, this is a global trend. Because of this, a lot of companies, a lot of real estate companies in the commercial real estate sector, in the residential sector, they have seen their sales go higher even during lockdown. So I think market is kind of recognizing that as economies will reopen, as markets will pick up, then we will see a higher appetite for real estate, and therefore I think the expectations are that real estate stocks will do better. In fact, Jefferies, which is a very respected international investor, they have launched an India fund where they have allocated very significant amount of money to real estate stocks. So clearly, I think real estate, financials, they appear to be the favorites of fund managers for the near term and for the next few months, I would say at least. Having said that, you talked about volatility index before that. See, volatility index is now about 13 in India. Historically, this has been about 19, 20, 21. It reflects the fear factor in the market, how much investors expect the markets to go up and go down. So right now, if the VIX is about 13, it shows that investors are not very fearful. They don't expect the markets to fall very sharply, and therefore they are willing to kind of invest in the markets. And of course, the VIX represents the buying and selling at those levels. So my own sense is that lower VIX is also signaling the fact that retail investors and general investors is not expecting a very sharp fall in this market in the near term. There may be ups and downs, but they're not expecting any major volatility, at least in the short term. पुनीत, हम आपका ध्यान मेटल सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे, जहां 2% से अधिक की बढ़त हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ टाटा स्टील 4.2% लाभ में रहा है, सबसे अधिक लाभ उठाने वाले में रहा। तो इस्पात क्षेत्र और खासतौर से मेटल सेक्टर में इस पूरे सप्ताह हमने कई अवसरों पर देखा है कि उसमें बढ़त रही है। क्या प्रमुख कारण है?
तो मनोज जी, स्टील के शेयर्स में आज काफी अच्छी तेजी रही, बल्कि कमोडिटी स्टॉक्स में भी आज पिकअप रहा। पिछले 1-2 सप्ताह में देखिए, एक वर्ष को यदि हम देखें तो कमोडिटीज में बहुत बड़ी तेजी आई है। शेयर्स, जो ना सिर्फ शेयर्स बल्कि स्टील के दाम या दूसरे कमोडिटीज के दाम की बात करें, कॉपर की बात करें या दूसरे कमोडिटीज की बात करें, तो वो डबल या ट्रिपल हो गए हैं। तो इन कंपनीज का मुनाफा बहुत बढ़ गया एक वर्ष में, और इसीलिए उनके जो शेयर्स थे वो इस दौरान काफी ज्यादा 2-3 गुना वो हो गए हैं। और पिछले 2-3 सप्ताह हमने देखा था कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। चाइना ने काफी कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, कमोडिटी प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। तो यदि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसके प्रॉफिट्स कम होंगे, और इसीलिए हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी थी मेटल स्टॉक्स में। मेटल स्टॉक्स में प्राइसेस नीचे आए थे। मुझे लगता है कि वो आज फिर कुछ डिस्कशन रहा है मार्केट्स में, और ये ऐसी उम्मीद है कि कमोडिटीज के प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ सकते, शायद वो यही मेंटेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि री इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी उनको लगता है अब बहुत अट्रैक्टिव हो गई है मेटल कंपनीज, और उसमें वो इन्होंने री इन्वेस्टमेंट किया। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में शायद अगले 1, 2 या 3 वर्ष तक मुझे कोई बहुत बड़ा डाउन साइकिल या डाउन साइड नहीं लगता कमोडिटी प्राइसेस में। ऐसा नहीं होगा कि स्टील प्राइसेस यहां से बहुत शार्पली गिर जाएं या कंजम्पशन बहुत शार्पली गिर जाए। तो ऐसा अगर अनुमान है हमारा, तो हमें लगता है कि इवन एट करंट प्राइसेस जो मेटल कंपनीज हैं उनमें मुनाफा बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा रहेगा, और इसीलिए उनके शेयर्स में आज भी खरीदारी दिख रही है। Puneet, we have spoken about the metal index going up because there are future prospects of metal consumption, especially with the electrification drive and its use in the IT sector. But a key component of this success is the availability of rare earth. And that's controlled by China, 97% of the market. So why is China actually complaining about high prices of metal commodities and speculative positions in this particular space? So Arjun, everybody in the financial world would be quite happy to understand what is in the mind of China, because China is playing moves like a chess game. We don't know. I mean, they first went on and they accumulated a lot of commodities. They're sitting on a lot of huge stocks of commodities, and then they drove up prices. They continued to import even when they had surplus steel, and they drove up steel prices across the world. So clearly China is playing some kind of a game in the global economy. However, I think in many of the commodities like steel, like of course China is a huge producer and consumer of steel, and they drive global prices. Yet I think a lot of other countries like India, they are becoming self-sufficient in steel. Similarly in copper, in aluminium, in other hard metals. Now the world is waking up to the fact that they don't want to be dependent on China for supply of commodities. For example, Australia used to be very close trading partner of China in most commodities. Now Australia is trying to wean itself away from the dependence on Chinese consumers. So clearly I think China's game is more economic and political, but most of the world we will see that commodity prices, while there are supply chain disruptions right now, I think going forward we will see this settle down, and I'm hoping that towards the end of this year we will see commodity prices cool off. Like we saw oil prices shot up and then they came down last week in the last few days. So I think commodity prices will come back to realistic levels where inflation can be supported. I do expect inflation to be there. I don't expect inflation to go away in a hurry, but I hope it will remain within a reasonable limit. Puneet, we spoke about the IT index also on Money Matters at 3 o'clock in the afternoon, and you spoke about TCS results, their net profit in real terms. Even though the stock price has come down, the bellwether stock, Infosys is going to report its earnings on 14th of July. But barring these companies which have high price to earnings ratio and they also have good profitability, what are the other sector-based companies that are likely to report good earnings in this first quarter of the new financial year? So, Arjun, we know that IT companies have been doing well. So numbers, TCS stock may have come down a little bit, but the numbers are really quite impressive. 9,000 crore profit in a quarter, almost 40,000 crores in a year. I think it's very impressive. And more than that, the important thing about TCS is now the headcount, the number of employees in TCS, that number is now crossed 5 lakh.
they employ 5 lakh people, and which is really remarkable. And they manage those people. So clearly, IT is in a sweet spot. I think IT will continue to grow going forward. The other set of companies which I expect to do really well, while those sectors have stock-wise they are not doing well. For example, financials, but I think banks will come out with very good numbers in the current quarter. I think construction companies, because despite lockdowns, we saw that construction and real estate activity continued to do very well. So cement companies, steel companies, commodities we've just spoken about, commodity companies. I think all these companies are going to come out with very good numbers. Much better than a year ago, of course, because last year was a complete lockdown. This year, despite the lockdown, we saw substantial economic activity. So I think economy-related sectors, financials, realty sector stocks, they should also do well in the current quarter. Do you think the futures and options market is an indicator? You have the weekly expiry, you have the monthly expiry, and right now NBFCs like Bajaj Financial Services are in the long build-up. Is that an indication that these companies are likely to report good numbers in the first quarter? So definitely, Arjun. I think market is always a very good indicator of where corporate performance is heading. Usually people say that markets lag corporate performance, but my belief is that markets lead corporate performance. That is, they tell us much ahead of actual numbers, what the numbers are likely to be. So clearly, last year was, first quarter last year was of course very bad because there was total lockdown, there was no economic activity. This year the first quarter has been very good. We know that power consumption during the first quarter has really shot up compared with last year. So you're right. Companies like Bajaj Finance, which have been doing very well on the markets, they will report much better, improved numbers. These numbers may be slightly lower than the Q4 numbers of last year. That is, the March quarter numbers were slightly better. I think June numbers may not be that good. However, again, I think discounting for the fact that there was partial lockdown across the country, these numbers are better than what we might be expecting. So my own sense is yes, markets are telling us that first quarter was not a washout for these companies. First quarter companies did suffer a little bit of a setback, but I think they did very well considering the situation. पुनीत, हम आपका ध्यान 2 बिंदुओं पर ले चलना चाहेंगे. हमारी जो दोपहर में चर्चा हुई थी मनी मैटर्स में, उसमें आपने रिस्कियर एसेट्स की चर्चा की थी. आम श्रोताओं के नजरिए से हम समझना चाहेंगे कि रिस्कियर एसेट्स किन्हें कहा जाता है, यानी जोखिम वाली जो परिसंपत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं और इनमें निवेश को लेकर क्या जोखिम, क्या खतरा, क्या आशंका रहता है. उसके अलावा आपने एक और अच्छी जानकारी दी कि दुनिया भर में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अधिक सक्रिय हो रहे हैं. तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भारत के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं? देखिए, आपने रिटेल इन्वेस्टर की बात कही और मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस बात को रेज किया. तो हमारे पास आज ही डेटा आया है CDSL, जो डिपॉजिटरी है, कि उनके पास कितने अकाउंट्स हैं डिपॉजिटरी के. तो जो अकाउंट्स पिछले 1 वर्ष में उन्होंने करीब 1 करोड़ नए अकाउंट्स उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स खोले हैं और पहले 3 करोड़ अकाउंट्स थे वो 4 करोड़ अकाउंट्स हो गए. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फास्ट जो नया निवेशक है, नए इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं डीमैट में और वो अपने मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो और यही हालत करीब सभी जगह पर है. रिस्कियर एसेट की आपने बात की. देखिए, जब भी हम निवेश करते हैं तो हमें अपने निवेश को या इन्वेस्टमेंट को ये नजर से देखना चाहिए कि उसमें हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं. कई लोग होते हैं जिनका रिस्क लेने की कोई एपिटाइट नहीं है. यदि आप 60-70 साल के हैं और आपको आपकी रिस्क एपिटाइट कम है, आपको पेंशन ज्यादा चाहिए, आप रिस्क पैसा नहीं खो सकते, तो आपको अपनी रिस्क, जो हमको रिस्क वेटेड जिसे कहते हैं, पोर्टफोलियो होना चाहिए. यानी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है उसके एसेट के गिरने का, और इसको हम स्केल कर सकते हैं. यानी जो सबसे सेफ, जो लीस्ट रिस्क है वो बैंक फिक्स डिपॉजिट हैं या बैंक डिपॉजिट हैं, उसके ऊपर चले तो गोल्ड है, उसके ऊपर चले तो कमोडिटीज है. उससे ज्यादा रिस्क जो है उसमें एक शेयर्स में है, इक्विटी मार्केट में मैक्सिमम रिस्क मानते हैं हम लोग. तो अभी जो हम देख रहे हैं कि जो दुनिया भर में जो निवेशक हैं उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होने से उनके अंदर रिस्क एपिटाइट ज्यादा है. यानी उनकी प्रेफरेंस जो है वो शेयर्स के लिए, जो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, उसके लिए उनकी प्रेफरेंस ज्यादा है. और जो बहुत सेफ एसेट है, मान लीजिए बैंक एफडीज है या बॉन्ड्स हैं, उसके लिए उनकी उतनी चाह नहीं है उनको खरीदने की.
तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि वो अपना पैसा ज्यादा वो शेयर मार्केट में या ज्यादा रिस्की एसेट्स में लगा रहे हैं, और जो सेफ एसेट्स हैं वहां वो पैसा कम लगा रहे हैं। तो अभी एक ये हम ट्रेड देख रहे हैं कि जो रिस्कियर एसेट्स हैं वहां पर करीब करीब सभी जगह, सभी बाजारों में वहां ज्यादा निवेश हो रहा है। Puneet, very briefly, the calendar effect states that Friday markets go up, Monday markets come down. So in this case, Friday markets have gone down. What's going to happen on Monday? Very briefly. Very, very difficult to predict, but my own sense is the way the market closed, we might see a positive trade on Monday, because Dow futures are also up by about 300 points. I think the US markets will do better today. So possibility is that Monday may be a better day. श्रोताओं, पुनीत जी के साथ होने का लाभ ये मिलता है कि विविध विषयों पर आपको अनूठी जानकारी मिल जाया करती है और उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजार पर सबसे पहले ध्यान देते हैं, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। दुनिया में कोविड डेल्टा वायरस का संक्रमण बढ़ने की चिंता से बिकवाली के दबाव में जहां कुछ सूचकांक 2 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गए, वहीं हांगकांग और सिंगापुर में तेजी भी देखने को मिली। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हेंगसेंग में 0.7% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.1% की गिरावट हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस के कैक 40 में लगभग 1.5% की बढ़त बनी हुई थी। लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डैक्स दोनों सूचकांक 0.7% ऊपर कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US stock market, Wall Street fell yesterday in a broad sell-off driven by uncertainties surrounding the pace of the US economic recovery. The S&P 500 and the Nasdaq declined from the record closing highs. Investors are also keeping eye on the moves in the treasury market for further clues. Investors piled into shares of energy producers, banks and other companies expected to benefit from a powerful economic rebound earlier this year, while betting that treasury yields, which more inversely to prices, would rise. The trade appears to be tottering now as worries over slowing growth send yields tumbling to their lowest level since early 2021. The Nasdaq Composite Index fell 0.7%, the Dow Jones Industrial Average plunged 0.8%, and the S&P 500 tumbled 0.9%. Puneet, what is the trade data coming out of the US, which is actually bringing down the value of its GSEC? See, in the US, we know that they have a very large borrowing program. They need to raise some $3 to $4 trillion over the next 7-8 years for spending on their infrastructure. And US Fed continues to follow a very easy money policy because they want to keep the borrowing rates low. The bond yields, which were at about 1.6 about 1 week, 10 days back, those bond yields on a 10-year paper have now come down to 1.3. So clearly, the US Fed has been able to control interest rates in the US. There's enough liquidity, and therefore the bond program is likely to succeed with a lot of ease. And they're able to maintain low yields, which is good for the bond markets in a sense, and good for the stock markets. Of course, it means a lot for the US real economy, because all this money that they borrow, they will be able to pump that into infrastructure, which should give them a boost. Also, this will reduce America's dependence on China as a buyer of the G6. Until now, China was a big buyer of G6. They are no longer buying their government securities. And other central banks, other banks in the world, they are buying government securities. So clearly, I think it is for the U.S. Treasury bills, as we call them in America. In India, we call them government securities G-Sec. In America, we call them T-bills. So T-bills are Treasury bills are quite as far as U.S. is concerned right now. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कर नीति और पर्यावरण बदलाव से संबंधित G20 देशों की उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की तीसरी बैठक से पहले इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। श्रीमती सीतारमन ने इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भारत में राजकोषीय नीति विकल्पों का उपयोग बेहतर जलवायु परिवर्तन और कर में छूट से संबंधित प्रावधानों का उपयोग किया गया है ताकि अक्षय संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।
उन्होंने इस अवसर पर भारत में प्रयोग में लाए जा रहे नवाचार नीतियों का उल्लेख किया, जिसके तहत पर्यावरण की बेहतरी से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने भारत के नए ऊर्जा मानचित्र, डिजिटल नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सौर गठबंधन और ऊर्जा के नए स्रोतों की भी चर्चा की। श्रीमती सीतारमन ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए तकनीक का प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आपूर्ति बढ़े और तकनीक का आदान प्रदान आपसी हित में हो सके। Moving on to the oil market, oil prices today rose for a second day in a row. The crude prices climbed as data showed a draw in U.S. inventories, but were heading for a weekly loss amid uncertainty over global supplies after an OPEC plus impasse. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $74.70 per barrel, while WTI crude prices were around $73.70 per barrel. Puneet, according to the U.S. Energy Information Agency, the EIA, U.S. crude inventories have fallen by 6.9 million barrels for the week ending July 2, against an expectation of 4 million barrel drop. Is that the fundamental reason driving oil prices, and it's not so much a global consumption but U.S. specific consumption? So that is one of the two reasons. The other reason, of course, is that in OPEC plus, Saudi Arabia and UAE, they have failed to have an agreement on increasing supplies, which raises concerns about the future supply of oil from the Middle East. As far as America is concerned, America was emerging as a net exporter of oil. So the belief that America will be able to fill that gap from Middle East, that kind of gets eroded if America's own consumption goes much higher. So in America, we are seeing the reopening trade or the reopening of the economy is much faster than what we had expected. The consumption has really gone up. There is so-called this revenge traveling and revenge spending, which is increasing consumption in the short term. And I think that is one of the reasons why oil prices are quite firm even at these levels. What is the outcome of the OPEC plus meeting in the first week of July? So that meeting failed actually to reach any agreement. So as far as markets are concerned, they don't know how much supply may be increased in the short term and what will happen by March of next year when this OPEC plus agreement actually comes to an end. So markets are in a state of, I would say, they don't know, that suspense, I would say, what will happen to the supply of oil from Middle East and Russia, which are the two major suppliers of oil to the world. पुनीत, कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि तेल के दाम अभी काफी और बढ़ सकते हैं। आपको क्या आसार लग रहा है कि तेल के दाम क्या $100 के आसपास होने जा रहे हैं प्रति बैरल, या फिर नीचे आकर रहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म में वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन है ऑयल की, वो प्राइसेस को नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से। अभी उन्होंने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं हो सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एक वर्ष में हम देखेंगे कि ऑयल के दाम जो है वापस वो $50-60 के आसपास वो आ जाएंगे। यानी $60 आदर्श स्थिति है जिसके आसपास तेल के दामों को रहना चाहिए। ये देखिए, ये कंफर्टेबल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है उसके लिए भी $60 उसके लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। उनका बजट वहां कहते हैं बैलेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि $60 के आसपास ये ऑयल के दाम रहेंगे अगले एक वर्ष में। आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में आपूर्ति होने वाला सोना ₹70 घटकर 47,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सितंबर में आपूर्ति होने वाली चांदी ₹60 कम होकर 68,900 रुपए प्रति किलो रह गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा, $1,800 60 सेंट प्रति औंस हो गया। चांदी $26 10 सेंट प्रति औंस के स्तर पर मजबूत हुई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log marginal losses amid mixed global cues. Sensex closes below 52,500 mark. Nifty finishes below 15,700 level. And Brent crude prices rise to trade above $74 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.